शिस्टोसोमियासिस। अगर स्पेलिंग याद नहीं हुई तो बस SC वर्ड याद रखना है। SC फिर आगे माइक्रोस्कोपी लीजन्स जो है उसमें और क्या कह रहे हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी। तो SC याद रखना, हिस्टोसोमियासिस। ठीक है, हिस्टोसोमियासिस, स्किस्टोसोमियासिस। स्किस्टोसोमियासिस यानी सिस वर्ड किसके लिए है, डिजीज़ के लिए। और स्किस्टोमा या स्किस्टोसोमिया जो वर्ड है किसके, ये जो है पैरासाइट के लिए। तो स्किस्टोसोम्स आर इलोंगेटेड फ्लूक्स लिविंग द वेन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। ये जो स्किस्टोसोम्स हैं ये कहाँ देखने मिलते हैं, ये फ्लूक होते हैं, इलोंगेटेड फ्लूक, यानी कि इनका जो बॉडी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है वो अलग अलग होता है। लेंथ जो होती है वो ब्रेथ से ज़्यादा होती है, इनकी विड्थ इससे ज़्यादा होती है। अगर इनकी बॉडी का जैसे इंसान होते हैं ना, इंसान, इनका जो अपना इंसानों का क्या होता है, सारा हाइट लंबी होती है, अपनी जो पेट होता है वो पतला सा होता है, वैसा ही सेम टू सेम। फ्लूक्स भी जो होती है इनकी हाइट ज़्यादा लंबी होगी, इलोंगेटेड फ्लूक्स हैं। ठीक है, इनके विड्थ के कंपेरिजन में। लिविंग इन द वेन्स ऑफ द वेरियस एनिमल्स, ये जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनकी वेन्स में जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है ना हार्ट के लिए, वहाँ पे ये देखने मिलते हैं। स्किस्टोसोमा नेजेल। स्किस्टोसोमा नेजेल इन द वेन्स ऑफ द नेजल म्यूकोसा ऑफ कैटल एंड बफलोज, रेयरली इन शीप, गोट्स एंड हॉर्सेज। तो नेजेल वर्ड का ही मतलब क्या, नोस्ट्रिल, नोस से रिलेटेड है। तो स्किस्टोसोमा, चलो मैं स्किस्टोसोमा में SC तो वर्ड यूज़ नहीं करा, SC को मैं थोड़ा जो है प्रोनाउंसिएशन के लिए, अपनी प्रोनाउंसिएशन के लिए जो है थोड़ा क्या हाइड कर रहा हूँ। ओके, तो हिस्टोसोमा बोलूँगा मैं, स्किस्टोसोमा को जो है हिस्टोसोमा बोलूँगा। हिस्टोसोमा नेजेल इन द वेन्स ऑफ नेजल म्यूकोसा। बस याद रखना जो हिस्टोसोमा जो बोल रहा हूँ उसके आगे SC भी लगेगा। ठीक है, तो स्किस्टोसोमा को या हिस्टोसोमा, मैं तो हिस्टोसोमा कहूँगा। हिस्टोसोमा नेजेल इन द वेन्स ऑफ नेजल म्यूकोसा ऑफ कैटल एंड बफलोज। जो कैटल और बफलोज की वेन नेजल म्यूकोसा है उसकी वेन्स के अंदर जो है ये हिस्टोसोमा नेजेल देखने को मिलेगा। रेयरली इन शीप, तो भेड़ के अंदर रेयरली देखने मिलता है। गोट्स एंड हॉर्सेज, जो भेड़ बकरी या घोड़े, इनके अंदर जो ये रेयरली देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है हिस्टोसोमा स्पिंडेल इन द मिजेंट्रिक एंड पोर्टल वेन्स ऑफ द कैटल। जो कैटल गाय, कैटल बफलो शीप गोट्स एंड डॉग्स। तो जो गाय भैंस बकरी भेड़ और कुत्ते, उनकी जो मिजेंट्रिक और पोर्टल वेन्स होते हैं, मिजेंट्रिक यानी कि जो कि GIT के अंदर होती हैं। ठीक है, मिजेंट्रिक वेन हुआ, या फिर पोर्टल वेन यानी कि जो लीवर को वापस लेके जाती है, लीवर के अंदर जाती है, लीवर को किडनी पैंक्रियाज वाले एरिया से जोड़ती है, वो पोर्टल वेन, उसके अंदर ये मिलता है। कौन, हिस्टोसोमा स्पिंडेल। फिर इसके बाद हिस्टोसोमा इंडिकम इन द मिजेंट्रिक एंड पोर्टल वेन्स ऑफ शीप गोट्स कैटल एलिफेंट्स हॉर्सेज एंड कैमल्स। ठीक है, तो ये जो हिस्टोसोमा इंडिकम है ये कहाँ देखने मिलता है, ये मिजेंट्रिक और पोर्टल वेन दोनों के अंदर देखने मिलता है। शीप के अंदर देखने मिला, गोट के अंदर देखा, कैटल के अंदर, एलिफेंट के अंदर, हॉर्सेज के अंदर और कैमल्स के अंदर। यानी कि जो भेड़ बकरी गाय हाथी घोड़े और जो ऊँट हैं उनके जो मिजेंट्रिक वेन है या फिर पोर्टल वेन है उसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है, हिस्टोसोमा इंडिकम। फिर इसके बाद है हिस्टोसोमा इनकोग्निटम। ठीक है, इनकोग्निटम, वाह 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 वाह, वो क्रोम का एक ऑप्शन है ना, इनकोग्निटो मोड, तो वो इनकोग्निटम। ठीक है, हिस्टोसोमा इनकोग्निटम इन द पोर्टल वेन्स ऑफ पिग्स एंड डॉग्स। जो पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं और जो कुत्ते होते हैं उनकी जो पोर्टल वेन होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या मिलता है हमें, हिस्टोसोमा इनकोग्निटम। किससे याद रखोगे इनकोग्निटम, इनकोग्निटो मोड ऑफ द क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, इनकोग्निटो मोड। ठीक, इसके बाद है ऑर्निथोबिथेजेरिया, ऑर्निथोबिथार्जिया। ठीक है, बिथार्जिया को या बिथार्जिया को ऑर्निथोबिटार्जिया। ठीक है, ऑर्निथोबिटहार्जिया, बिथार्जिया ज़्यादा सूट है, ऑर्निथोबिथार्जिया। ठीक है, ऑर्निथोबिथार्जिया बोम्फोडी। ठीक है, बोम्फोडी यानी कि बोम्फोडी, ऑर्निथोबिथार्जिया बोम्फोडी। ठीक है, बम का फूटना या बम को फोड़ने वाली बोम्फोडी। ठीक है, ऑर्निथोबिथार्जिया बोम्फोडी एंड ऑर्निथोबिथार्जिया दाताई। ठीक है, दाताई, ऑर्निथोबिथार्जिया बोम्फोडी और ऑर्निथोबिथार्जिया दाताई इन कैटल एंड बफलोज। ये कैटल और बफलोज की वेन्स के अंदर देखने मिलते हैं। ठीक है, जो कैटल और बफलोज की नॉर्मल वेन्स होती है उनके अंदर क्या क्या देखने मिलता है, ऑर्निथोबिथार्जिया दताई
और ऑर्निथोबिथार्जिया बोम्फोडी, ठीक है। फिर इसके बाद है बाईवाइलो हिल हार्जिया, ठीक है। बाईवेलो हिल हार्जिया, बाईवेलो हिल हार्जिया, ठीक है। बाईवेलो हिल हार्जिया नायरी, बाईवेलो हिल हार्जिया नायरी, बाईवेलो हिल हार्जिया नायरी, कौन है ये? बाईवेलो हिल हार्जिया नायरी, बाईवेलो हिल हार्जिया नायरी, ठीक है। बाईवेलो हिल हार्जिया नायरी, ये कहाँ मिलता है? इन द पोर्टल एंड हिपैटिक वेन्स ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट हाथी होते हैं उनकी जो हिपैटिक वेन हुई या पोर्टल वेन हुई उनके अंदर क्या मिलता है हमें? बाईफेलो हिल हार्जिया नायरी, ठीक है। इसके बाद है हिस्टोसोमा, हिस्टोसोमा जिसने कहा हिस्टोसोमा नेजेल, ये और किसके अंदर मिलता है? अडल्ट पैरासाइट आर फाउंड इन द वेन, अब इसके बारे में है, हिस्टोसोमा नेजेल के बारे में है। इन अडल्ट पैरासाइट आर फाउंड इन द वेन्स ऑफ द नेजल म्यूकोजा एंड कोज द कंडीशन नेजल ग्रेनुलोमा और स्नोरिंग डिजीज इन कैटल। कैटल के अंदर जो है स्नोरिंग डिजीज किस पैरासाइट के कारण होती है? स्काइस्टोसोमा नेजेल, जो स्किस्टोसोमा नेजेल होता है वो पैरासाइट जो है कैटल के अंदर स्नोरिंग डिजीज कोज करता है या फिर नेजल ग्रेनुलोमा कोज करता है, ठीक है। और ये जो नेजल म्यूकोजा की वेन्स होती हैं उसके अंदर पाई जाती है, कैटल के अंदर जो नेजल म्यूकोजा है उसकी वेन्स होती हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? स्काइस्टोसोमा नेजेल। और दो द वोम्स इनहेबिट द नेजल वेन्स ऑफ बफलोज नो सिम्टम्स आर कॉज्ड इन देम, हालांकि ये सेम टू सेम जो है स्किस्टोसोमा नेजेल जो है वो बफलो यानी भैंस के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर स्नोरिंग डिजीज नहीं देखने मिलती, ना ही कोई नेजल ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है। तो इसके बाद है मोड एंड रूट ऑफ इन्फेक्शन। अगर मोड की बात करें, रूट की इन्फेक्शन के रूट की बात करें तो क्या मोड है, किस तरीके से हो सकता है, किस रूट के थ्रू हो सकता है? द सर्कारिये पायर्स थ्रू द इंटेक्ट स्किन एंड विजिबल म्यूकोजा ऑफ द होस्ट, यानी कि जो सरकैरिये हैं, यानी कि सरकैरिड्स कहते हैं हम जिनको, इनके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं अडल्ट के, जो अडल्ट पैरासाइट होते हैं, जो सरकैरिये होते हैं, ये इंटेक्ट स्किन के अंदर से ही पायर्स कर जाते हैं। जो इंटेक्ट स्किन होती है यानी कि जो भैंस की नहीं जो हाँ गाय की या भैंस की जो इंटेक्ट स्किन है, नोज़ की इंटेक्ट स्किन, उसी के अंदर से पार कर जाते हैं, वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और जो उसकी म्यूकोजा है उसके अंदर ये विजिबल हो जाते हैं, वहाँ ये दिखाई देने लगते हैं। These enter in the small cutaneous veins and are thus swept away by venous circulation। और जब ये कहाँ एंट्री करती हैं? छोटी छोटी जो क्यूटेनियस वेन यानी कि जो स्किन के नीचे जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, उनके अंदर एंट्री कर जाते हैं और स्वेप्ट अवे, स्वीपिंग किसको कहते हैं? झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वीपिंग। स्वेप्ट अवे बाय वीनस सर्कुलेशन, जो वीनस सर्कुलेशन होती है यानी कि जो वेन्स के अंदर खून दौड़ रहा होता है उसके द्वारा ये जो एक जगह से दूसरी जगह बहा दिए जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। दे अल्टीमेटली रीच द नेजल म्यूकोजा वाया आर्टीरियल सिस्टम एंड फाइनली रीच द नेजल वेन्स। और ये आर्टीरियल सिस्टम, जो आर्टरीज होती हैं जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या बॉडी के अंदर जाता है, उससे जो है नेजल म्यूकोजा तक पहुंच जाते हैं आर्टरियल सिस्टम के थ्रू, और लास्ट में जाकर ये नेजल वेन्स के अंदर पहुंच जाते हैं। हेयर दे बिकम मैच्योर एंड एग्स आर लेड। और यहाँ पर नेजल वेन्स के अंदर जो है ये जो स्किस्टोसोमा नेजल जो हैं मैच्योर होते हैं और अपने अंडे देते हैं। देन पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजिकल लीजन्स, तो इसकी क्या तो पैथोजेनेसिस है और क्या इसकी पैथोलॉजिकल लीजन्स है। एग्स बिकम अटैच्ड एंड देन एनक्लोज बाय द कैपिलरी एंडोथीलियम, जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो कैपिलरी एंडोथीलियम से अटैच हो जाते हैं। कैसे अटैच हो जाते हैं? पहले तो वो एक कवरिंग के अंदर एनक्लोज हो जाते हैं। जो एग्स होते हैं पहले तो वो एक कवरिंग के अंदर, एक कैप्सूल के अंदर एनक्लोज हो जाते हैं और फिर जाकर वो कैपिलरी एंडोथीलियम, कैपिलरी की जो एंडोथीलियम यानी ब्लड लाइनिंग, एंडोथीलियम क्या होती है? द एपिथीलियम दैट लाइन्स द ब्लड वेसल, तो उस एपिथीलियम के ऊपर जाकर के ये अटैच हो जाते हैं। कैपिलरी की जो एपिथीलियम है उसके ऊपर जाकर के जो ये हैं अटैच हो जाते हैं। द मीरासीडियम विद इन द ओवम सीक्रेट्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, जो ओवम है, जो ये एग था जिसके अंदर की जो कि कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो मीरासीडियम होता है उस एग के अंदर, या ओवम के अंदर जो उस एग के अंदर जो ओवम पार्ट है उसके अंदर मीरासीडियम्स होते हैं, और मीरासीडियम जो होते हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। किसको सीक्रेट करते हैं? वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। विच पासिंग आउट थ्रू द पोर्स ऑफ एग शेल, और जब वे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जब वो प्रोटीन डिग्रेडिंग सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, तब ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो फिर ये जो इनकी एग शेल होती है, अब इनकी भी एक कवरिंग होती है, इनकी भी एग शेल होती है,
जो कि प्रोटीन से बनी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। एक्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच बिकम्स रप्चर्ड, और ये जब एग सेल से बाहर निकलते हैं, पास आउट होते हैं, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, वो एग सेल अब कहाँ पर चिपकी हुई थी, वो कैपिलरी एंडोथीलियम के ऊपर चिपकी हुई थी, यानी कि उस एपिथीलियम के ऊपर जो कि कैपिलरीज को बना रहा था, यानी कि उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर चिपकी हुई थी। तो उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करते हैं, ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है रिलीज होते होते जब उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं तो वो रप्चर हो जाती है। द एग्स दस reaches the surrounding tissue where a reaction is set up resulting the formation of pseudotubercles। और अब क्या होगा, ये जो एग होंगे, ये जो एग हैं, ये सराउंडिंग टिश्यू अब बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर निकल के अब उन्होंने जो है जहाँ पे वह अटैच थे उसके ऊपर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम छोड़ के उसको रप्चर कर दिया, और वो रप्चर होके दूसरी जगह पे चले गए। और जब वो एग्स सराउंडिंग टिश्यू यानी कि आसपास के एरिया वाले टिश्यू के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती हैं, और उस रिएक्शन के कारण जो है सूडो ट्यूबरकल्स बनते हैं। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, और ट्यूबरकल मतलब ट्यूबरकल्स यानी कि एक छोटा सा दाना सा टाइप का ट्यूबरकल, ठीक है, जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखा, टीबी के केस में देखा जा सकता है वैसा ट्यूबरकल, ठीक है। सूडोपोडिया किसके अंदर देखने मिलते हैं, अमीबा के अंदर। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट इन अमीबा। तो वैसे ही सूडो ट्यूबरकल, सूडो मतलब फॉल्स, ट्यूबरकल मतलब जो टीबी के अंदर जैसा ट्यूबरकल बनता है वैसा, सेम टू सेम वैसा ही ट्यूबरकल, यानी कि ग्रेनुलोमेटस लीजन जिसके अंदर के सेंटर में केजिएटिव नेक्रोटिक मास है, बाहर उसके अलग अलग लेयर्स हैं मैक्रोफाजिस की, और जो जॉइंट सेल हैं, प्लाज्मा सेल है, और एपिथीलियम है, ये ऐसी तरह की बहुत सारी सेल होती है। फिर लास्ट में उसके कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ये सारा सारा एक किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूबरकल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम जो है एक सूडो ट्यूबरकल, यानी कि असल में वो ट्यूबरकल नहीं होता लेकिन ट्यूबरकल की तरह दिखाई देता है, ओके, फॉल्स ट्यूबरकल कह सकते हो, वैसा बन जाता है। कैसे बन जाता है, जब वो एग जो है अपनी खुद के अंदर जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से पोर कर देते हैं, फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ से वो अटैच थे उसके ऊपर जाके गिरता है और उसका रप्चर हो जाता है, और रप्चर हो गई ये जो एग है वो सराउंडिंग एरिया के अंदर पहुँच जाते हैं, और जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर एक रिएक्शन होती है और उन रिएक्शन के कारण सूडो ट्यूबरकल्स बनते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ स्काइटोसोम एग्स इन द सेंट्रल सराउंडेड बाय अ पिंक स्टेन्ड एरिया। तो ये जो सूडो ट्यूबरकल हैं, सूडो ट्यूबरकल का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके सेंटर के अंदर जो है स्काइटोसोम एग्स होते हैं। जो सूडो ट्यूबरकल होता है उसके सेंटर में वो ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर है, उस सूडो ट्यूबरकल के सेंटर में क्या होता है, स्काइस्टोसोम या हिस्टोसोम एग्स कहें या हिस्टोसोम एग्स कहें, मैंने हिस्टोसोम भी कह सकते हैं। मैं एससी को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए हटा रहा हूँ, लेकिन याद रखना एससी आएगा आगे, ये थोड़ा इजी है बोलने के लिए। हिस्टोसोम एग्स हैं वो, या फिर कहूँ मैं स्काइस्टोसोम, मन ही नहीं मारा कि हिस्टोसोम कहूँ, तो स्काइस्टोसोम जो एग हैं वो सेंटर में मिलती है और फिर उनके चारों तरफ जो पिंक स्टेन्ड एरिया होता है। दिस इज नोन एज एक्टिनोबॉडी। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोबॉडी कहते हैं। इस सूडो ट्यूबरकल के सेंटर के अंदर जो है स्किस्टोसोम एग होता है और साइड में पिंक कलर का बॉडी होती है या पिंक स्टेन्ड एरिया होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोबॉडी। देयर आर 4 स्टेज इन द फॉर्मेशन एंड फेट ऑफ सूडो ट्यूबरकल्स। ये जो सूडो ट्यूबरकल्स होते हैं 4 स्टेजेस के अंदर बनते हैं, ओके। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, ए फ्रेशली लेड एग अट्रैक्ट्स मैक्रोफाजेज, लिम्फोसाइट्स एंड इओसाइनोफिल्स विच बिकम्स अरेंज्ड रेडियली अराउंड द सेल ऑफ द एग। मतलब कि जो फ्रेश लेड एग है, मान लो अब ये लेड एग है, किसका एग है, स्किस्टोसोम का। स्काइस्टोसोम जो है, स्काइस्टोसोम नेजेल का जो है ये एग है वो बॉडी के अंदर है। अब क्या ये, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या ये एक बॉडी का पार्ट है? बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एग है, किसका एग है, पैरासाइट का एग है, और बॉडी के अंदर जो है फॉरेन मटेरियल है। तो ये क्या होगा, बॉडी के लिए किस चीज़ का तरह, बॉडी के लिए क्या होगा, ये एक एंटीजन होगा, और बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या रिलीज़ करेगा, एंटीबॉडी रिलीज़ करेगा, और उस कारण जो है कई चेंजेस देखने मिलेंगे और ये जो फ्रेशली लेड एग है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, मैक्रोफाजेज को अट्रैक्ट करेगा, लिम्फोसाइट्स यानी कि WBCs को अट्रैक्ट करेगा, और इओसाइनोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। इओसाइनोफिल्स का एक फैक्ट पॉइंट याद रखना कि जो इओसाइनोफिल्स होते हैं वो पैरासिटिक डिजीज़ के अंदर जो उनका नंबर है हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो पैरासाइटिक एग है ये किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट करेगा, मैक्रोफाजेज को अट्रैक्ट करेगा, और इओसाइनोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। और फिर ये जब इसके पास आएंगी तो ये कैसे अरेंज हो जाएंगी, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज हो जाएंगे, यानी कि रेडियल क्या होता है किसी चीज़ के अंदर, रेडियल स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्पाइक से, यानी कि जो साइकिल का टायर देखा ना, साइकिल का टायर, तो साइकिल के टायर का स्पोक वाला टायर देखा तारों वाला,
वो क्या होता है, वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, वो रेडियली अरेंज होते हैं, तब जा करके जो एक साइकिल का टायर बनता है, ठीक है। तो रेडियली अरेंज है, तो वैसे ही जो मैक्रोफेज हैं वो भी रेडियली इस एग के चारों तरफ रेडियली, यानी कि साइकिल के टायर के अंदर वो जो तारें होती हैं ना उसी तरह अरेंज हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, दीज सेल फ्यूज टू फॉर्म अ शीथ ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द एग। और ये जो सारी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और ये साइनोफिल्स, ये फ्यूज हो जाती हैं ताकि जो है एग के चारों तरफ एक शीथ यानी कि एक कवरिंग बना ले, साइटोप्लाज्म की एक कवरिंग बना लेती हैं। फिर ये जो है उस एग के चारों तरफ जो है फ्यूज होकर ये सारी की सारी सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और इयोसाइनोफिल्स जो होती हैं, ये सारी की सारी उस एग के चारों तरफ फ्यूज होकर के एक साइटोप्लाज्मिक शीथ बना लेती हैं। द न्यूक्लियाई रिसीड्स अवे फ्रॉम द सेल टू द पेरिफेरी, यानी कि जो न्यूक्लियाई होता है, सेल का जो न्यूक्लियाई होता है या फिर जो सेल्स होती हैं, इनके सेल का न्यूक्लियाई जो होता है वो पेरिफेरी से दूर होता है, ओके, रिसाइड्स अवे फ्रॉम द सेल, जो न्यूक्लियाई होता है वो सेल से दूर होता है, टू द पेरिफेरी यानी कि जो बाउंड्री है उसके पार। यानी कि मान लो कि कैसा कहूँ कि वो ही है साइकिल का टायर, देखा है साइकिल का टायर, बीच में क्या होता है, नट बोल्ट के लिए जगह होती है ताकि जो है उसको अटैच किया जा सके फोर्क के अंदर, वो जो चिमटा होता है उसके अंदर। लेकिन जो बाहर का वो आउटर एरिया है ना साइकिल का टायर का, जो रबर वाला टायर जिसके अंदर रबर वाला पार्ट डलता है, वो ब्लैक कलर का रबर वाला पार्ट डलता है, वो क्या, वो पेरिफेरी है। तो वैसे ही अगर मान लो एक नॉर्मल सेल है, उस सेल साइकिल के टायर को एक नॉर्मल सेल समझ लो, और जो बीच में जहाँ पे वो सारी की सारी रेडियल यानी कि वो तारें आकर के क्या हो रही हैं, तारें आके फ्यूज़ हो रही हैं, जहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं, वो वाला पार्ट यानी कि जहाँ पे वो टायर का जो है नट बोल्ट फोर्क के अंदर डाला जाता है, चिमटे के अंदर डाला जाता है, वो मान लो एक सेंटर का न्यूक्लियस है। लेकिन अब ये ऐसी बहुत सारी सेल्स जो हैं उस एग के चारों तरफ आ गई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ असल में, ठीक है। तो वो मान लो सारी की सारी सेल्स जो हैं वो उस पैरासाइट के एग के पास आ गई। अब वो जो सेंटर है ना, वो सेंटर जहाँ सेंटर है, वो सेंटर जो है डिसलोकेट होके कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो सेंटर पहुँच जाएगा उस रबर की बाउंड्री के पास जहाँ पर ब्लैक कलर का पार्ट है, उस बाउंड्री के पास। तो वैसे ही मान लो सेंटर में न्यूक्लियस है, वो पुश होकर के जो है कहाँ पर पहुँच जाएगा, पेरिफेरी के पास, यानी कि उस बाउंड्री के पास, जहाँ सेल मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री है उसके पास पहुँच जाएगा। देन सेकंड स्टेज, ये तो हो रहा था फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या हो रहा था, एक बार दोबारा ध्यान से देखें। जो पैरासाइट के एग हैं उसके चारों तरफ जो मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और इयोसाइनोफिल्स आकर के एक साइटोप्लाज्मिक शीथ बना रहे थे, और जो साइटोप्लाज्मिक शीथ के अंदर जो सेल्स थी उनका सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से पुश होकर के जो है पेरिफेरी की तरफ चला जाता है। ये तो थी फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेटेड बाय द मिराक्सीडियम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इमीडिएटली इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल becomes degenerated, and this is arranged as rays emanating from the egg mass and stained pink, giving the characteristic appearance of actinobody। मतलब कि इसका ये है कि जो एग शेल है अब वो अपने आप का अस्तित्व बचाने के लिए क्या करेगी, अपने अंदर से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करना शुरू कर देगी। और जो ही प्रोटियोलाइटिक, ये जो एग का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, अगर वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो सेल के चारों, जो उस एग पैरासिटिक एग के चारों तरफ जो सेल्स थी उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो सेल डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। और अब इनकी जो डीजनरेशन की मैनर देखो, अब इनका एक तरीका देखो कैसे डीजनरेट हो रही हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे कार्टून के अंदर सूर्य देखा ना, सूर्य, सन, कार्टून्स के अंदर सन देखा हो तो क्या दिखाई देता है कि उसके अंदर से जो है लाइन सी बाहर निकलती आ रही हैं, यानी कि रेज बाहर निकलती आ रही हैं, लाइन सी बाहर निकलती आ रही है, लीनियर स्ट्रक्चर सा, लाइन सी यानी कि स्ट्रेट लाइंस बाहर निकलती आ रही हैं। वैसा ही स्ट्रक्चर देखने मिलता है। अरेंज्ड, दिस इज अरेंज्ड एज रेज एमिनेटिंग फ्रॉम एग मास। तो ऐसा लगता है कि उस जो अंडे का मास है, यानी कि जो पैरासिटिक एग का मास है, उसके अंदर से कुछ रेज बाहर निकलती हुई आ रही हैं। वो जब उसको स्टेन किया जाता है तो पिंक कलर का ऐसा ही दिखाई देता है, जैसा कि कार्टून्स, जो छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं ना, वो छोटे बच्चे बड़े भी देखते हैं कोई ना कोई, तो वैसे ही जो सन बनाते हैं ना, सूर्य, जो सन का स्ट्रक्चर होता है उसमें से लकीरें सी बाहर निकलती होती हैं, वैसा ही दिखाई देता है। और ये पिंक कलर का दिखाई देता है, जो कि एक्टिनोबॉडीज़ की तरह दिखाई देता है। उसकी अपीयरेंस होती है वो एक्टिनोबॉडीज़ की तरह हो जाती है। देन थर्ड स्टेज, तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या था, सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो पैरासिटिक एग्स जो हैं वो अपने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, और जो सेल्स उनको अच्छे से दबा के रखी हुई थी, वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो उनके ऊपर चले जाते हैं, उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। और जब हम इसको
माइक्रोस्कोपिकली स्टेन करके देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, जैसा कार्टून के अंदर जो सूर्य दिखाई देता है उसके अंदर से जो है हमें अलग सी किरणें दिखाई देती हैं, या फिर कहें कि अलग सी लकीरें बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, वैसा ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनो बॉडी, उसे हम एक्टिनो बॉडी कहते हैं। अराउंड दिस एक्टिनो बॉडी अक्यूमुलेट लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसाइनोफिल्स एंड अ फ्यू जाइंट सेल। अब ये जो एक्टिनो बॉडी है इसके चारों तरफ क्या क्या होगा, लिम्फोसाइट अक्यूमुलेट होंगे, न्यूट्रोफिल्स अक्यूमुलेट होंगे, इयोसाइनोफिल्स अक्यूमुलेट होंगे और कुछ जाइंट सेल्स अक्यूमुलेट होंगे। ये जो एरिया है एक्टिनो बॉडी है इसके चारों तरफ न्यूट्रोफिल अक्यूमुलेट होंगे, इयोसाइनोफिल अक्यूमुलेट होंगे, जाइंट सेल अक्यूमुलेट होंगे, lymphocytes accumulate होंगे। Then these cells so crowd around the actinobody that it is reduced to a very narrow zone। अब ये जो सारी की सारी सेल्स हैं, यानी कि जो लिम्फोसाइट हैं, न्यूट्रोफिल हैं, या फिर कहें कि इयोसाइनोफिल हैं, या फिर कहें कि जाइंट सेल होती हैं, ये उस एक्टिनोबॉडी यानी कि जिसके अंदर से जो है वो रेस सी बाहर निकले, लकीरें सी बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी ना, वो अब क्या करेंगी, ये सारी सेल्स जो हैं, मान लो लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, इयोसाइनोफिल्स है, जाइंट सेल है, ये अब उसको और जो है नैरो, उसके अंदर और जो है भीड़ भड़ाका सा बना देंगी, यानी कि और टाइटली उसके चारों तरफ जो है रेडियल स्ट्रक्चर बना लेंगी, और टाइटली उसके चारों तरफ जो है वो accumulate होंगी। Then so the infiltrating cells from a small abscess in the center of which is the ovum। तो मतलब कि तो ये जो इन्फिल्ट्रिंग सेल्स होती हैं वो एक छोटी स्मॉल एब्सस लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी। जो ये इन्फिल्ट्रिंग सेल हैं वो इतना नैरो होती जाएंगी, इतना टाइटली उसके चारों तरफ होती जाएंगी कि वो वहाँ पर एक स्मॉल एब्सस बना देंगी, और उस सेंटर के अंदर वो जो स्मॉल एब्सस है उसे ही हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। यानी कि उस सेंटर के चारों तरफ जो है जो इन्फिल्ट्रिंग सेल्स हैं, यानी कि लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, इयोसाइनोफिल है और ये जाइंट सेल होती हैं, वो इतना टाइटली पैक होती जाएंगी कि वहाँ पर बीच में एक सेंटर में एक स्मॉल एब्सस बन जाएगा। वो जो स्मॉल एब्सस जिसके चारों तरफ ये सेल्स प्रेजेंट होती है, वो स्मॉल एब्सस ही क्या होता है, वो ओवम होता है। राइपनिंग ऑफ द एब्सस इवेंचुअली ब्रिंग्स द एग टू द सरफेस ऑफ द नेजल म्यूकोजा। ज्यों ये एब्सस जो होती है वो राइपन होती जाती है, यानी पकती जाती है, तो वो जो एग होता है वो नेजल म्यूकोजा के सरफेस पे आता जाता है। वेयर इट ब्रश्ड एंड देयर द एग एस्केप विद द पस। और जहाँ पर जा कर के ये जो है एग, ये जो ओवम होता है या एग होता है, सरफेस पे आने के बाद ब्रश्ड हो जाता है, फूट जाता है, और यहाँ से जो एग होता है वो पस के सहारे एस्केप कर जाता है। मतलब ये समझ में आया। जैसे मान लो कोई मच्छर काट लेता तो फिर वो क्या बनता है, वहाँ पर जो है छोटी सी फुंसी बनती है, और कई बार देखा ना उसके ऊपर जो है एक वाइट कलर का पार्ट सा बन जाता है। सेम टू सेम वैसी चीज़ होती है। ओके, बस अंतर क्या है, उस जो मच्छर ने काटा है उसके अंदर इतनी सारी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इयोसाइनोफिल और जाइंट सेल जो होती हैं वो इतना नैरो जोन नहीं बनाती, वो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, वो तो एक छोटी पस सी होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये सारे के सारे एक नैरो जोन बनाती हैं, और उस नैरो जोन के प्रेशर के कारण जो वो ओवम है या वो एग है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, नेजल म्यूकोजा की सरफेस के ऊपर आ जाता है। और जैसे वो जो मच्छर ने काटा था और वो सफ़ेद सा पार्ट बना था, येलो कलर का जो पार्ट बना था, वो कई बार ब्रस्ट कर जाता है तो उसके अंदर से थोड़ा सा मवाद यानी पस्सा निकलता है। सेम वैसे ही जो है इस कंडीशन के अंदर भी नेजल म्यूकोजा के ऊपर से पस्सा निकलेगा, और उस पस के साथ साथ जो है ये एग नेजल म्यूकोजा से एस्केप कर जाता है। समझ में आया। थर्ड स्टेज के अंदर क्या हुआ, थर्ड स्टेज के अंदर जो है एक्शन बॉडी थी, जिसके अंदर से कि वो ये जो है पिंक कलर की लकीरें सी बाहर निकल रही थी, उसके चारों तरफ लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इयोसाइनोफिल्स और जाइंट सेल वो अक्यूमुलेट हो रही थी। और वो अक्यूमुलेट होते होते इतनी टाइटली अक्यूमुलेट हो रही थी कि जो सेंटर का पार्ट है उस, यानी कि सेंटर का जो पार्ट है उसके अंदर वो एक एब्सस सा बना देती हैं, और उसी एब्सस को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एब्सस सा बना देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एग ओवम कहते हैं। और अब क्या होता है, वो इतना टाइटली उसके चारों तरफ अक्यूमुलेट होती रहती हैं कि जो है ये सेंटर का पार्ट ऊपर रेज होके आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, नेजल म्यूकोजा के ऊपर रेज होके बाहर आ जाता है प्रेशर के कारण। और ये जो एग है जब वो ब्रस्ट होता है नेजल म्यूकोजा के ऊपर आके, जब ये ब्रस्ट होता है तो ये जो एग्स होते हैं ये पस के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब ये थी थर्ड स्टेज। अब है फोर्थ स्टेज,
कंसिस्ट ऑफ हीलिंग ऑफ द एब्सस बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, और जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो अभी इस एब्सस को हील करना शुरू कर देता है, इस गड्ढे को जो है हील करना शुरू कर देता है। सिम्टम्स की बात करें, इन द नेजल कैविटी आर फाउंड माइन्यूट अल्सर्स एंड द ग्रेनुलोमेटस ग्रोथ अक्लूड द ल्यूमन सो मच एज टू इंटरफेयर विद द ग्रोथ्स, नॉट इन्फिल्ट्रेट मतलब इंटरफेयर विद द ग्रोथ्स, मतलब कि नेजल कैविटी के अंदर जो है हमें इस कंडीशन के अंदर ये बताया था ना मैंने लास्ट में कि है वो ब्रस्ट हो जाता है, पस निकल जाती है, पस के साथ एग निकल जाता है, ब्रस्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या बन गई, एक जो है गड्ढा सा बन गया, तो उसके क्या कहेंगे हम, अल्सर कहेंगे। तो कई बार हमें नाक के अंदर क्या देखने मिलता है, छोटे छोटे अल्सर्स देखने मिलते हैं, नेजल कैविटी के अंदर अल्सर्स देखने मिलते हैं। और जो ये ग्रेनुलोमेटस ग्रोथ होती हैं, ये ग्रेनुलोमेटस ग्रोथ जो होती है ल्यूमन के अंदर ऑक्लूड कर जाती है, यानी कि हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और फिर जो होती हैं इनके अंदर ये जो ग्रोथ को जो है इंटरफेयर करती है, उसके अंदर दिक्कतें पैदा करती हैं। प्रोफ्यूज नेजल डिस्चार्ज समटाइम्स मिक्सड विद द ब्लड इज़ प्रेजेंट, तो कई बार इस नेजल डिस्चार्ज के अंदर हमें खून भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब ब्रस्ट होगी तो कई बार जो मच्छर काट लेता है तो उस फुंसी को अगर हम फोड़ दें, धक्के से फोड़ दें और उसको थोड़ा भींच दें या फिर उसको ऊपर थोड़ा प्रेशर डालें तो पीला पीला मवाद यानी पस्सी तो निकलेगी, लेकिन साथ ही साथ क्या भी निकलता है, थोड़ा खून भी निकलता है। वैसे ही सेम टू सेम इस कंडीशन के अंदर भी क्या है, उस नेज़ल डिस्चार्ज के साथ साथ हमें खून भी देखने को मिलता है। मच इकोनॉमिक लॉस अकर्स थ्रो द एनिमल्स बिकमिंग अनथ्रिफ्टी एंड नॉट बीइंग एबल टू सस्टेन वर्क, ऐसे एनिमल्स जो होंगे, अब वो एनिमल्स जो है ना तो काम करने योग्य रहेंगे, ना ही तो काम करने के लायक रहेंगे, और ना ही इतना जो है उनके ऊपर इलाज के लिए खर्चा किया जाएगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं ये कोई एक तो होती नहीं, ये 100, 150, 500 इतनी तक हो सकती हैं, तो इतनी दिक्कत पैदा करेंगी, ना तो ये ठीक होंगी, ना इनका तो कोई इलाज है, और इलाज भी नहीं है तो इनसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलता है। और वह एनिमल्स भी जो हैं वर्क के लिए यानी कि खेतों में काम करने के लिए यूज़ भी नहीं किए जा सकते, और कामों के लिए भी यूज़ नहीं किए जा सकते। तो अब डायग्नोसिस की बात करें तो एग्जामाइन द नेजल डिस्चार्ज फॉर द कैरेक्टरिस्टिक बूमरैंग शेप्ड ओवा विच हैव अ स्पाइन एट वन एंड, तो क्या देखने को मिलता है, जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर जब पस्सी निकलती है तो उसके साथ जब एग निकलते हैं, हमने 4th स्टेज के अंदर देखा था कि जो प्रेशर के कारण, नहीं 3rd स्टेज के अंदर देखा था कि जब वो सेल्स थी यानी कि न्यूट्रोफिल थी, एओसिनोफिल्स थी, जाइंट सेल थी और लिम्फोसाइट थी, वो प्रेशर बनाती एक नैरो जोन बना देती हैं और उस ओवम को ऊपर सरफेस नेजल सरफेस के ऊपर ले आती है और ब्रस्ट कर जाता है और पस्सी निकलती है, पस के साथ एग भी निकलते हैं। तो जब नेज़ल डिस्चार्ज होगा तो हम उसको सैंपल को लेंगे, उसमें से पस निकालेंगे और पस के अंदर एग देखेंगे, तो एग के अंदर में क्या दिखाई देगा, जो ओवा है उसकी जो शेप होगी वो बूमरैंग शेप होगी। बूमरैंग जो एक है खेलने की चीज़ होती है, यानी कई बार देखा है एक बार वो बूमरैंग एक थ्रोइंग टूल होता है, एरोडायनेमिक थ्रोइंग टूल कहें, यानी कि एक इस तरह का दिखाई देता है कई बार कि एक आदमी यहाँ से पकड़ता है और इसको घुमाता है और ये घूमता वापस उसके हाथ में आ जाता है, उस जैसा दिखाई देता है। तो ये बूमरैंग शेप ओवा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। यही वही कई बार खेलते हुए लोग कैसे खेलते हैं, वी शेप का जो लकड़ी का जो शेप, वी शेप का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ये मान लो उसको एक हाथ से पकड़ा, उसका एक एंड को पकड़ा हाथ से और जो हवा के अंदर फेंक दिया और वो गोल गोल घूमता एक सर्कल की फॉर्म में आएगा और वापस ना, सर्कल नहीं इलिप्स की फॉर्म में आएगा और वापस जो है उस आदमी के हाथ में आएगा जिसने वो फेंका था, उसी शेप का जो ओवा दिखाई देगा, ठीक है। तो बूमरैंग शेप का ओवा दिखाई देगा और उसके एक एंड के ऊपर जो है एक स्पाइन सी दिखाई देगी, एक रीढ़ी हड्डी सी दिखाई देगी, पूंछ की तरह एक स्पाइन सी दिखाई देगी। अदर स्किस्टोसोम इन्फेक्शंस या फिर अगर अदर हिस्टोसोम्स इन्फेक्शंस, तो इसके अंदर अदर हिस्टोसोम इन्फेक्शन के अंदर क्या देखने लगा, दे सरकारिये may reach the portal and mesenteric veins through the systemic arterial circulation, तो जो सरकैरिये हैं, अब ये सरकैरिये एग्स से बाहर निकलते ही पैरासाइट बनेगा। पैरासाइट से अगर ये सरकारिये जो हैं कहाँ पहुँच जाएँ, आर्टरीज़ के थ्रू, आर्टीरियल सर्कुलेशन के थ्रू अगर ये पोर्टल वेन के अंदर पहुँच जाएँ, मिजेंट्रिक वेन के अंदर पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, द पैथोलॉजी कोज्ड बाय द पैरासाइट इज ड्यू टू इंजरी प्रोड्यूस्ड बाय अडल्ट पैरासाइट इन द वेन्स और इंजरी बाय द ओवा। तो जो पैरासाइट हैं उनके कारण जो पैथोलॉजी है क्या देखने को मिल सकती है, जो अडल्ट पैरासाइट हैं उनके कारण जो वेन्स के अंदर इंजरी देखने को मिल सकती है
और जो ओवा है उसके कारण भी इंजरी देखने को मिल सकती है। ये वहाँ पर पहुँचेंगे मेसेंट्रिक वेन के अंदर या पोर्टल वेन के अंदर, वहाँ पर जो ये अडल्ट पैरासाइट हैं ये इंजरी कोज करेंगे, वेंस के अंदर इंजरी कोज करेंगे और ओवा के अंदर इंजरी कोज करेंगे। ओवा, इनका ओवा भी इंजरी कोज करता है, ठीक है, कई बार। तो जो इंजरी बाय द अडल्ट पैरासाइट इन द वेन्स, यानी जो स्काइस्टोसोमा है उसके जो अडल्ट पैरासाइट्स हैं वो वेन्स के अंदर कैसे इंजरी करते हैं। द अडल्ट वर्म्स डू नॉट अपीयर टू कोज मच डैमेज। जो अडल्ट वर्म होते हैं वो इतना डैमेज नहीं करते। दे मे कोज अनीमिया बाय फीडिंग ऑन ब्लड। वो ब्लड के ऊपर फीड करके, यानी कि ब्लड को यूटिलाइज करके जो है अनीमिया कोज कर सकती हैं। यानी कि जो ये अडल्ट वर्म्स होते हैं वो होस्ट का ब्लड यूज़ करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, और उनका ब्लड यूज़ करने की वजह से जो है होस्ट के अंदर अनीमिया हो सकता है। एक पैरासाइट की वजह से कुछ नहीं होगा, जब हैवी पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होगी तब ये चीज़ देखने को मिलेगी। देयर मे बी फ्लेबाइटिस एंड वीनस थ्रोम्बोसिस ओकेजनली। कई बार तो ये देखा गया है कि वीनस थ्रोम्बोसिस यानी कि वेन्स के अंदर जो है थ्रोम्बाई बन गए, यानी कि छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर बन गए जो उनको ब्लॉक कर रहे हैं। और फ्लेबाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स देखने को मिलता है। कई बार तो वेन्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। द ब्लड पिगमेंट्स आर रीगर्जिटेटेड बाय द पैरासाइट एंड दीज आर टेकन अप बाय द सेल्स ऑफ द आरजी सिस्टम। मतलब कि जो ब्लड पिगमेंट्स यानी कि ब्लड का कलर जिसके कारण होता है, पिगमेंट क्या होता है, कलर, जिस चीज़ के कारण कलर होता है, नेचुरल जो कलर होता है हमारी चीज़ों के अंदर वो पिगमेंट्स होते हैं, ओके। और रीगर्जिटेटेड, जो ब्लड पिगमेंट्स होते हैं वो रीगर्जिटेटेड बाय द पैरासाइट। जो पैरासाइट है उनको रीगर्जिटेट कर, हाँ, रीगर्जिटेट का बेस्ट एग्जाम्पल बफलो। देखिए बफलो, ज़्यादा चारा खिला दो, फिर वो क्या करती है, सुबह उसने खाना खाया, चारा खाया, दोपहर को क्या करेगी वो, उसके अंदर से मुंह से झाग निकलते हुए दिखाई देंगे, सफ़ेद सफ़ेद से झाग निकलते हुए दिखाई देंगे। कई लोग कहते हैं वो दूध की निशानी है, मानो हाँ ठीक है वो दूध की भी निशानी है, इतना तो नहीं है, लेकिन जो वो है उसको हम रीगर्जिटेशन की प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जो है उसने जो फीड खाई है, जो बफलो ने फीड खाई है, वापस उसको अपनी जो है बक्कल कैविटी के अंदर लेकर के आती है, यानी मुंह के अंदर लेकर आती है, फिर उसको जुगाड़ती रहती है, उसको जुगाड़ी करना रहता है, चबाती रहती है। तो उस जुगाड़ी करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीगर्जिटेशन। तो वैसे ही जो ये पैरासाइट है ये ब्लड पिगमेंट्स को रीगर्जिटेट करता है, यानी एक बार अंदर ले लेता है, फिर वापस जो है अपने मुंह तक लेकर के आता है, फिर उनको रीगर्जिटेट करता रहता है। एंड दीज आर टेकन अप बाय द सेल्स ऑफ आरई सिस्टम, नॉट आरजी सिस्टम, दैट इज आरई सिस्टम। और जो ये पिगमेंट्स होते हैं ये जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है उसकी सेल्स अपने अंदर ले लेती है, स्पेशली दोज ऑफ लीवर्स एंड रीजनल लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, दैट इज बाइहार्जियल पिगमेंट। तो जो लीवर होता है उसकी सेल्स इस पिगमेंट को ले लेती हैं। रीजनल लिम्फ नोड जहाँ जहाँ ये जिसके पास हैं उस एरिया की जो लिम्फ नोड हैं उस के अंदर ये पिगमेंट चले जाते हैं, और स्प्लीन के अंदर ये पिगमेंट चले जाते हैं, क्योंकि स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। तो ये घूमते घूमते खून के सारे कहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, स्प्लीन तक भी पहुँच जाते हैं। तो इन पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बिलहार्जियल पिगमेंट। जो स्काइस्टोमियासिस के या हिस्टोसोमिया याद रखना, SC वर्ड लगा देना हिस्टोसोमिया के आगे। तो हिस्टोसोमिया, स्काइस्टोसोमिया नेजेल हुआ या फिर इनकोग्निटा हुआ या फिर और हुए, उन सभी के जो ये रीगर्जिटेशन के पिगमेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, बिलहार्जियल पिगमेंट। बिलहार्जियल पिगमेंट। द एक्सक्रीशंस ऑफ द पैरासाइट मे हैव सम डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन एनिमल। तो ये जो पैरासाइट के एक्सक्रीशन होती हैं ये एनिमल के अंदर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डाल के जाते हैं। आफ्टर द पैरासाइट डाइज इट डिसइंटीग्रेशन प्रोड्यूस में बी टॉक्सिक। जब ये पैरासाइट डेथ होती है, जब इनकी पैरासाइट की डेथ होती है, इनके अंदर जब ये मर जाते हैं तो ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रिलीज़ कर देते हैं। तो ऐसे करके जो पैरासाइट होती है वेन्स के अंदर इंजरी कोज करते हैं। एडल्ट पैरासाइट जो है वेन्स के अंदर इंजरी कोज करते हैं। इसके बाद इंजरी बाय द एग्स। तो एग्स के थ्रू कैसे इंजरी होती है, मोस्ट ऑफ द डैमेज टू द होस्ट इज कोज्ड बाय द एग्स। अडल्ट तो इतना डैमेज नहीं करते, लेकिन ये जो एग्स होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं, ये जो होते हैं ये से ज़्यादा डैमेज कर जाते हैं। आफ्टर दे आर डिपोजिटेड इन द वेन्यूल दे अडियर टू द एंडोथीलियम विच सब्सिक्वेंटली एनवलप्स देम। तो मैंने वही बताई थी, इसकी 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4,
कि पहली स्टेज के अंदर क्या था, वो उनके ऊपर एक कैप्सूल हो जाता है, वो एंडोथीलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम के ऊपर अटैच होता है। दूसरी के अंदर क्या होता है, वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स तोड़ते हैं और वो लकीरें सी बाहर दिखाई दे, गुलाबी कलर की लकीरें सी बाहर दिखाई देती हैं। तीसरी स्टेज के अंदर क्या होता है, वो जो न्यूट्रोफिल हुए, मैक्रोफाजेज हुए, ईओसाइनोफिल्स हुए या फिर प्लाज्मा सेल्स हुए, वो उनके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं वो नेजल ग्रैनुलोमा के ऊपर आ जाते हैं और वो ब्रस्ट कर जाते हैं, वो क्या कर जाता है, ब्रस्ट कर जाता है और इसमें से क्या निकलते हैं, एग्स ही एग्स निकलते हैं। ठीक है, उस पस के सारे एग्स जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन का रिजोल्यूशन की स्टेज होती है। ये वाली 4 स्टेज बताई थी। तो वैसे ही सेम टू सेम जो होती है, जो एग्स हैं ये बहुत सारा डैमेज करते हैं और जब ये वेन्यूल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये जो एंडोथीलियम है यानी कि ब्लड वेसल की जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं और ये जो होते हैं जब फिर वो इनको क्या कर देती है, वो एनवलप कर देती है, इनके ऊपर एक कवरिंग सी चढ़ा देती है। बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द मीरासीडिया एज वेल एज बाय द मीन्स ऑफ द स्पाइंस, यानी मैंने बताया था ना इसकी एक शेप होती है मीरासीडिया की, इसका ओवम जो था बूमरैंग शेप होता है, वो वी शेप का लकड़ी का एक डंडा से देखा है जो कि हवा में फेंकते हैं, एक साइड से पकड़ के हवा में फेंकते हैं और वो घूमता ओनर के पास आ जाता है, वो एक इलिप्टिकल शेप को कवरिंग करता हुआ जो है हवा में उड़ता वापस जो है जिसने फेंका था उसी के पास आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बूमरैंग कहते हैं। तो वैसा ही जो ये होता है उनके पीछे एक स्पाइन सी होती है, असल में जो वो टूल होता है उसके अंदर नहीं होती, लेकिन जो ये पैरासाइट के एग होते हैं इनके अंदर एक ओवम के पीछे एक स्पाइन सी होती है, बूमरैंग शेप ओवम के पीछे एक स्पाइन सी होती है, उसके सहारे जो है ये उससे और जो ये एंजाइम्स उसके कारण जो है ये बहुत सारा डैमेज करते हैं। द ओवा आर एबल टू रप्चर द वॉल ऑफ द वेन्यूल एंड कम आउट इन टू द टिश्यूज़। तो ये जो ओवा होते हैं ये उस स्पाइन और कुछ एंजाइम्स की वजह से जो है वेन्यूल को रप्चर कर देते हैं, फोड़ देते हैं और वेन्यूल की वॉल यानी वेन्यूल की जो दीवार है जिसके अंदर ये सारे कैद हैं उसको फोड़ देते हैं और ये टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। वेयर दे एक्ट एज इरिटेंट्स, जहाँ पर ये इरिटेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि अब ये जो हैं आज़ाद हो गए हैं तो बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल हैं तो ये टिश्यू के अंदर जिस टिश्यू के अंदर है वहाँ इन्फ्लामेशन होती है, इरिटेंट होती है, इरिटेंट की तरह काम करते हैं एंड इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ सूडो ट्यूबरकल कंसिस्टिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन बाय न्यूट्रोफिल्स ईओसाइनोफिल्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक सूडो ट्यूबरकल बनता है जिसके अंदर की न्यूट्रोफिल्स होती हैं और ईओसाइनोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। देन एंडोथीलियोइड सेल्स एंड जाइंट सेल, तो न्यूट्रोफिल और ईओसाइनोफिल के साथ साथ इनके पास एंडोथीलियोइड सेल का भी एक लेयर देखने मिलती है, जाइंट सेल की भी एक लेयर देखने मिलती है। समटाइम्स द ओवा मे बी फाउंड एनगल्फ्ड बाय जाइंट सेल, कई बार ये देखा गया है कि जो जाइंट सेल होती हैं वो इस ओवा को जो है एनगल्फ कर लेती हैं, निगल जाती हैं। दोज नोड्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड इन द सबम्यूकोजा ऑफ द इंटेस्टाइन रप्चर इनटू द ल्यूमन, और जो नोड्यूल्स जो कि इंटेस्टाइन की सबम्यूकोजा, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा उसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है जिसे कि हम सबम्यूकोजा कहते हैं उसके अंदर फॉर्म होते हैं ये नोड्यूल्स, उस सबम्यूकोजा के अंदर फॉर्म होते हैं और जब ये रप्चर होते हैं तो ये ल्यूमन के अंदर जब रप्चर होते हैं तो म्यूकोजा को फाड़ करके ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं एंड सो द ओवा और वोइडेड विद द फीसिस। तो इस तरीके से जो ये ओवा होते हैं, ये एग्स होते हैं, ये जो ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं और ल्यूमन के अंदर से जब इंटेस्टाइनल कंटेंट पास आउट होता है तो जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसके सारे फीसिस के अंदर चले जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर में बी हीमोरेज इन द डंग, तो इस प्रोसेस के अंदर अब मान लो ये सबम्यूकोजा को फाड़ के ये बाहर आ गए, म्यूकोजा को इन्होंने फाड़ दिया और ये बाहर आ गए और जो सबम्यूकोजा उसके नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, अब इतनी पावर इनके पास है कि ये सब म्यूकोजा को फाड़ सकते हैं। तो जितना प्रेशर, अगर मान लो कोई चीज़ सेंटर के अंदर है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है और वो सेंटर के अंदर वो ब्लास्ट हो जाती है, तो क्या वो एक अपर डायरेक्शन वाले पानी को ही हटाएगी, जो लोअर डायरेक्शन वाले पानी को हटाएगी? नहीं, वो चारों तरफ से जिस मीडियम में जिस पानी के अंदर गिरा हुआ तो सारे चारों तरफ का पानी ही जो है वो बिखर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ओके, तो उसके अंदर भी अलग धमाका सा होगा तो जो है वो चारों तरफ का पानी बिखर जाएगा। तो वैसे ही सेम टू सेम जो है, अगर ये जो पैरासाइट का ओवा है ये अगर सबम्यूकोजा के नीचे है और मान लो बिल्कुल जो ब्लड वेसल है उसके ऊपर रखा हुआ या फिर उससे बिल्कुल जस्ट ऊपर रखा हुआ, उसके बीच में थोड़ा गैप है और ऊपर उसके ऊपर थोड़ी सी मोटी म्यूकोजा और सबम्यूकोजा की लेयर्स हैं, म्यूकोजा की लेयर्स हैं। अब ये जो पैरासाइट का एग है ये ब्रस्ट करेगा तो क्या होगा, सब म्यूकोजा की लेयर तो फटेंगी। तो इससे नीचे जो ये
वाली लेयर थी जिसके अंदर की जो ब्लड कैपिलरीज थी वो भी ब्रस्ट होगी और उसके कारण जो है खून ही खून ल्यूमन के अंदर आ जाएगा। तो ल्यूमन के अंदर खून आने की वजह से क्या होगा, डंग के अंदर भी यानी कि जो उनका गोबर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी हमें जो है खून देखने को मिलेगा, हिमोरेज देखने को मिलेगा। एनिमल्स में सफ़र फ्रॉम ब्लडी डायरिया, तो जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिली है उनके अंदर हमें ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। हीलिंग अकर्स बाय स्कार टिश्यू, जो स्कार टिश्यू होते हैं वो हीलिंग की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। बट दोज ओवा दैट चांस टू एंटर द सर्कुलेशन में रीच वेरियस ऑर्गन्स वेयर एंडोकार्डाइटिस, पेरीआर्ट्राइटिस, फ्लेबाइटिस एंड सूडोट्यूबरकल्स में बी फॉर्म्ड एंड आर्टेराइटिस नॉट एंडोकार्डाइटिस, एंड आर्टेराइटिस। मतलब कि जहाँ जहाँ ये ओवा, अब मान लो कुछ ओवा तो हैं वो तो जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के सारे बाहर निकल गए, ठीक है, मान लो वो लूमन के अंदर गए थे, तो जो कुछ ओवा हैं वो इंटेस्टाइनल कंटेंट के सारे जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के सारे बाहर निकल गए, और कुछ ओवा जो होंगे वो सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के सारे जो हैं वापिस से पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे। तो जहाँ जहाँ ये सर्कुलेट करेंगे और जहाँ जहाँ ये पहुँचेंगे, जिस जिस ऑर्गन के अंदर पहुँचेंगे वहाँ क्या करेंगे, एंड आर्टेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एंड आर्टरीज, वो आर्टरीज जिनके आगे की कुछ नहीं है, सिर्फ खाली है, यानी कि जो है जहाँ पे जो सारी की सारी आर्टरीज हैं जहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं उस एरिया के अंदर जो है हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। पेरीआर्ट्राइटिस, मतलब ये आर्टरी के जो चारों तरफ का एरिया है, सराउंडिंग एरिया है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिला। फ्लेबाइटिस, वेंस के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और सूडो ट्यूबरकल्स, और हमें जो है नकली ट्यूबरकल्स देखने को मिलेंगे। सूडो ट्यूबरकल्स जो मैंने बताया था कि सेंटर के अंदर क्या होता है, एग्स होते हैं, उसके चारों तरफ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या क्या हो सकता है, लिम्फोसाइट हो सकती है, ईओसाइनोफिल्स हो सकती हैं, और जाइंट सेल्स हो सकती हैं, मे बी फॉर्म, ये फॉर्म हो सकते हैं। मच फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेशन अकर्स अराउंड द नोड्यूल्स, तो उन नोड्यूल्स के जो चारों तरफ है कुछ हद तक जो है फाइब्रस टिश्यू भी डिपॉजिट हो जाता है, प्रोलिफरेट हो जाता है। इन टाइम द मीरासीडिया में डाई इन द एग्स एंड मे बी कैल्सिफाइड। कई बार क्या होता है कि जो बॉडी इतना प्रेशर बनाती है कि मीरासाइडिया ऊपर की तरफ यानी नेजल पार्ट की तरफ, नेजल ग्रैनुलोमा की तरह जो अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर पेरिफेरी की तरफ नहीं आकर के जो है वहीं पे दब जाती है, और दब जाते हैं तो कई बार ये मीरासीडिया जो होते हैं वो उन अंडों के अंदर ही कैल्सीफाई हो जाते हैं। सच सूडोट्यूबरकल्स मे बी फाउंड इन द मेसेंट्रिक लिम्फ ग्लैंड्स और इन द लीवर। तो इस टाइप के जो कैल्सीफाइड मीरासीडिया होते हैं, यानी कैल्सीफाइड जो एग के अंदर जो वो पार्ट होते हैं मीरासीडिया होते हैं वो अंदर ही अंदर कैल्सीफाई हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें मेसेंट्रिक लिम्फ नोड के अंदर देखने को मिलते हैं और लीवर के अंदर देखने को मिलते हैं। पोर्टल फ्लेबाइटिस एंड ग्रेनुलोमेटस हेपेटाइटिस में बी प्रोड्यूस्ड, तो हमें पोर्टल फ्लेबाइटिस यानी कि पोर्टल वेन जो होती है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और ग्रेनुलोमेटस हेपेटाइटिस, और ग्रेनुलोमेटस जो है लीवर सेल्स का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। Cirrhosis of the liver may ensure as a result of granulomatous lesions described above around the ova conveyed by portal vessels। अगर ये इंटेस्टाइन के ल्यूमन से होती है पोर्टल वेसल के थ्रू लीवर के अंदर आ जाते हैं तो इन ग्रेनुलोमेटस लीजन्स के कारण जो है लीवर के अंदर सिरोसिस देखने मिलता है, यानी कि जो लीवर की शेप है वो उसके ऊपर इरेगुलर सा शेप हो जाता है, नोड्यूल से नोड्यूल्स बन जाते हैं, जैसा कि वो नटमैग लीवर है उस टाइप का दिखाई देने लग जाता है। ओके, क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है लीवर के अंदर में, क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो इसके बाद सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, एनिमल्स विद हैवी इन्फेस्टेशन सफ़र फ्रॉम अनीमिया। तो मैंने बताया था कि ये जो पैरासाइट हैं, अडल्ट पैरासाइट हैं या अडल्ट सर्काइडिए कहेंगे या कुछ के स्किस्टोसोमिया नेजेल या स्किस्टोसोमिया इनकोग्निटा या फिर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं या नेम्स है स्पीशीज़ के, तो वे क्या करते हैं, उनके एडल्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड पिगमेंट को रीगर्जिटेट करते हैं, और फिर जो ये ब्लड पिगमेंट है लीवर के अंदर लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, रीजनल लिम्फ नोड के अंदर वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। तो किसको ले रहे हैं, ब्लड पिगमेंट को। तो ये ब्लड पिगमेंट को ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अनीमिया कोज कर रहे हैं। डेबिलिटी मैशिएशन मतलब हद से ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, एनिमल के अंदर हद से ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। एंड डायरिया एंडिंग फैटली, तो लास्ट के अंदर जो है हमें डायरिया देखने मिलता है और जो जानवर है वो बहुत 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 बुरे तरीके से मरता है। देयर मे बी स्मॉल नोड्यूल्स एंड अल्सर इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड द इंटेस्टाइनल वॉल इज मच थिकन ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड स्कार फॉर्मेशन।
तो कई बार हमें इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर मैंने क्या बताया, सब म्यूकोजा के नीचे इनके नोड्यूल्स मिलते हैं जो वो ब्रस्ट करते हैं तो ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होती है उसके अंदर हमें स्मॉल नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जब ब्रस्ट करते हैं तो वहाँ पे अल्सर बन जाता है। और जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है वो इन्फ्लामेशन के कारण हद से ज़्यादा मोटी हो जाती है, हद से ज़्यादा थिकन हो जाती है और वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलती है। देयर में भी पेपिलोमेटस ग्रोथ ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर हमें जो है पेपिलोमा लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, पेपिलोमा लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है। अब पूछोगे कि ये पेपिलोमा क्या होते हैं, कि ये होते हैं मस्से की तरह दिखाई देते हैं। मस्सा देखा, पेपिलोमा जो मस्सा होता है, कई बार क्या होता है स्किन के ऊपर जो है चॉकलेटी या डार्क ब्राउन कलर का एक छोटा सा फोड़ा सा बन जाता है, और वो जब कई बार कहते नहीं है उसको हटाना नहीं चाहिए, अब खून ही खून निकलेगा, वो मस्सा टाइप का होता है, ठीक है, वो मस्सा पेपिलोमेटस ग्रोथ। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर हमें जो है मस्से से दिखाई देते हैं। सीरस कैविटीज़ कंटेन एक्सेस ऑफ फ्लूइड। जो सीरस कैविटीज़ होती हैं जहाँ से कुछ ना कुछ सीक्रेट होता रहता है, उसके अंदर हमें जो है हद से ज़्यादा फ्लूइड देखने को मिलता है। लीवर में भी श्रंकन एंड हार्ड इन एडवांस केसेस विद नोडुलर होबनील सरफेस ड्यू टू सिरोसिस, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ लंग, हैवी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स बाय सर्कैरिए मे कॉज फैटल निमोनिया। ठीक है, तो कई बार क्या देखने मिलता है कि लीवर के अंदर जो श्रंकन यानी कि वो श्रिंकेज यानी कि उसके अंदर सिकुड़न देखने मिलती है, और जब एडवांस स्टेज के अंदर पहुंच जाता है तो उसका जो सरफेस है वो नोड्यूलर हो जाता है और हार्ड अपीयरेंस में हार्ड हो जाता है। वैसे जो लीवर का सरफेस होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट सा होता है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर एडवांस स्टेज के अंदर जो नोड्यूल्स के कारण क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। होब नेल लाइक सरफेस, होब नेल मतलब कि एक कील की तरह होता है। अब मैं बताऊँ उसकी स्पेसिफिक शेप, स्पेड नहीं, क्लब है ना, ताश के पत्तों के अंदर एक क्लब होता है, क्लब लाइक शेप होती है, वो जो एक पेड़ की तरह दिखाई देता है। ओके, पेड़ की तरह दिखाई देता है, बस उस पेड़ के अंदर तना सा नहीं होना चाहिए, उस क्लब के अंदर जो पूंछ सी नहीं होनी चाहिए, वैसा जो 3 गोले से जो मिल रहे होते हैं वैसा होबनेल वैसा दिखाई देता है। ठीक है, स्पेड की तरह। ताश के पत्तों में जैसे चिड़ी होती है ना, चिड़ी के एक नीचे पूंछ सी होती है, उस पूंछ को हटा दो, बाकी वे 3 गोले से जो होते हैं वो जैसा सेम स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होबनेल होता है। ओके, होबनेल यानी कि कील की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ड्यू टू सिरोसिस हैवी, ठीक है, ये सब किस वजह से होता है, सिरोसिस की वजह से होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर की तरह वजह से होता है। इसके अंदर जो है लीवर की अपीयरेंस कैसी हो जाती है, नटमैग लीवर अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, अखरोट की तरह दिखाई देने लग जाता है। हैवी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स बाय सर्कैरिए में कोज फैटल निमोनिया। अगर ये जो पैरासाइट हैं लंग्स के अंदर से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो जो है लंग्स के अंदर फैटल निमोनिया कोज कर सकते हैं। ठीक है, फैटल निमोनिया खतरनाक निमोनिया की कंडीशन जो है वो पैदा कर सकते हैं। क्यूटेनियस लीजन्स, अब बात करें स्किन की बात, तो क्यूटेनियस लीजन्स इन मैन आर कॉल्ड स्विमर्स इच और सर्कैरियल डर्मेटाइटिस। तो इंसानों के अंदर जो क्यूटेनियस लीजन्स होते हैं, स्किन के ऊपर जो लीजन्स होते हैं उन्हें हम स्विमर्स इच कहते हैं या फिर सर्कैरियल डर्मेटाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, सर्कैरियल मतलब सर्कैरिडिया की वजह से, यानी कि जो स्किस्टोसोमियासिस यानी कि हिस्टोसोमियासिस, मैं कहूँ अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक रखने के लिए, तो हिस्टोसोमियासिस SC हटा दिया मैंने, थोड़ा इसको जो है हाइड कर दिया। ठीक है, हिस्टोसोमियासिस ना कहकर हिस्टोसोमियासिस की वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है, स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि सर्कैरियल डर्मेटाइटिस एंड इज कोज्ड बाय द पेनिट्रेशन ऑफ सर्कैरिए। ये क्यों होता है, जो सर्कैरिए जो ये अडल्ट स्किस्टोसोमिया होते हैं ये स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं और जो है इच प्रूराइटिस कोज करते हैं, यानी कि तगड़ी खुजली पैदा करते हैं, यानी कि स्विमर्स इच कोज करते हैं। इन मैन एंड एनिमल एट द प्लेस ऑफ पेनिट्रेशन अ स्मॉल नोड्यूल इज फॉर्म, यानी कि इंसानों में या जानवरों में जहाँ पर ये सर्कैरिए एंटर करते हैं उस एरिया के अंदर जो है एक छोटा सा नोड्यूल बन जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड इओसिनोफिल्स। तो उस एरिया के अंदर क्या हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट बढ़ जाती है, लिम्फोसाइट की अमाउंट बढ़ जाती है और इओसाइनोफिल्स की अमाउंट बढ़ जाती है। अब कोई भी चीज़ है वो बाहर से अंदर की तरफ एंट्री करेगी, कोई पैथोजन एंट्री करेगा तो बॉडी के लिए फॉरेन मेडिकल है, वहाँ पर जो है अपने इम्यून सिस्टम की जो टास्क फोर्स है वो उसको भेज देगी, और इस टास्क फोर्स में कौन कौन है, न्यूट्रोफिल्स होंगे, लिम्फोसाइट होंगे और इओसाइनोफिल्स होंगे। तो उस एरिया के अंदर जहाँ पर वो स्मॉल नोड्यूल्स बना है, जहाँ पर वो सर्कैरिया अंदर घुसा है, यानी कि स्किस्टोसोमियासिस नेजेल कहो या स्किस्टोसोमियासिस इनकोग्निटा कहो, इनका जो
वो ये जब जहाँ पर घुसे हैं वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा नोड्यूल बना दिया है और उस एरिया के अंदर न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट आ जाते हैं और यूसाइनोफिल्स आ जाते हैं। इंटेंस ईचिंग इज प्रोड्यूस एट द साइट एंड एन अल्सर में फॉर्म। तो उस एरिया के अंदर जो है इंटेंस ईचिंग देखने मिलती है और वहाँ पर अल्सर भी बन सकता है। अब अल्सर कैसे बनेगा? अल्सर जो है वो अंदर अगर कोई छोटी मोटी फुंसी हो जाए और वो फूट जाए, यानी कि बॉडी के अंदर हो जाए और वो फूट जाए तो उसे हम अल्सर कहते हैं। बाहर हो तो उसे हम फुंसी कहते हैं, अंदर हो तो उसे हम अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो इंटेंस ईचिंग के कारण जो है उस साइट के ऊपर एक फोड़ा सा बनता है और वो फूट जाता है तो उसे हम अल्सर कहते हैं। हीलिंग टेक्स प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस कंडीशन के अंदर जो हीलिंग है वो बहुत लंबे समय के बाद जो है वो होती है, यानी कि जो है बहुत लंबा समय ले लेती है उस अल्सर को ठीक करने में। ठीक है, तो इंसानों के अंदर क्या देखने में स्विमर सीच कहते हैं और सर्कैरियल डर्मेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर अगर ये इंसानों एनिमल्स के अंदर जिस एरिया के अंदर ये गाय है वहाँ पर एक छोटा सा नोड्यूल बनता है जिसके अंदर के न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट आ जाते हैं और यूसाइनोफिल्स आ जाते हैं और इंटेंस खुजली यानी कि हद से ज़्यादा खुजली के कारण उस वहाँ पर अल्सर भी बन सकता है और इस अल्सर के ठीक होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। ठीक है, ये थी सारी डिजीज़। कौन सी? पैरासिटिक डिजीज़।